हेलो फ्रेंड। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित आपके साथ आज अंतर्राष्ट्रीय चर्चा करूंगा। जी हाँ, आज 7वां दिन है यूक्रेन और रूस के युद्ध का। युद्ध के समाचार को अगर हम देखें, युद्ध का समाचार बताता है दो देशों के बीच में टकराव। सामान्य तौर पे अगर हम देखें तो तीन चीजें यहाँ पे, राष्ट्र है पहला, दूसरा सेना और तीसरा जनता। अब राष्ट्र किसी भी युद्ध में भौगोलिक बदलाव आता है और कुछ नहीं होता। सेना जो है अपने राष्ट्र के प्रति लड़ाई लड़ती है, खत्म होती है, सैनिक मारे जाते हैं या बच जाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इन सब के बीच में नुकसान, परेशान, हैरान या बर्बाद कौन होती है? जनता। अभी आप देखिए, 24 तारीख से लगातार युद्ध चल रहा है। आज 7वां दिन है। 7 दिन के युद्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं निकला। हालांकि रूस की ज्यादा बर्बादी नहीं हुई कि रूस अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने राष्ट्र से निकल के दूसरे राष्ट्र बेलारूस से, और बेलारूस के बाद यूक्रेन में आ गया। पूरी लड़ाई यूक्रेन में हो रही है। यूक्रेन के, जैसा कि अभी न्यूज बता रही हैं, 4 शहरों को तो पूरी तरह तबाह कर चुका है। 2 महत्वपूर्ण शहर हैं यूक्रेन का, राजधानी कीव और खार्किव। खार्किव इनका इंडस्ट्रियल सिटीज है, जहां सारे उत्पादन होते हैं। बहुत से बड़ी बड़ी वर्ल्ड की मानी हुई इंडस्ट्रीज वहां हैं खार्किव में। मेलोपो कब्जा हो गया है, ओडेसा उस पर कब्जा कर लिया है रूस ने। खार्किव में तो पिछले 3 दिन से एक बार कब्जा हुआ था, फिर बाद में रूसी सैनिक कीव की तरफ बढ़े तो फिर यूक्रेन ने उस पर अपना कब्जा वापस कर लिया। लेकिन 2 दिन में खार्किव शहर जो है पूरी तरह से खंडहर बन गया है। अब वहां कुछ भी नहीं बचा, कुछ बिल्डिंगें बची हैं और रूसी सैनिक चारों तरफ घूम रहे हैं। इसके बाद धीरे धीरे वो कीव की ओर, राजधानी में कब्जा कर रहे हैं। टीवी चैनल्स में जो न्यूज आ रही है, सब पहले ये कहा जाता था ये 2 दिन की लड़ाई है, 2 दिन से ज्यादा की लड़ाई नहीं, रशिया 2 दिन में खत्म कर देगा। बस 7 दिन हो गए हैं और अभी भी चल रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की कहते हैं मैं झुकूंगा नहीं। बहुत बढ़िया बात है, कभी झुकना नहीं चाहिए। लेकिन कभी आपने सोचा है, वो कहते हैं मैंने हजारों टैंक, फोटो भी दिखाए जाते हैं, रशिया के बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, हवाई जहाज गिरा दिए और 6000 सैनिकों को हमने मार गिराया। सोचिए भला, जिस शहर में, जिस राष्ट्र में, जिस, चाहे कीव हो चाहे खार्किव, पूरी तरह ये भी बता रहे हैं कि रूसी सेना शहर में घूम रही है, टैंक बढ़ते चले जा रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां चल रही हैं। और हमारे विशेषज्ञ लोग ये कहते हैं कि सकरी गलियां, इसलिए टैंक आगे नहीं बढ़ पा रहे। रूस क्या इतना जानबूझ के, रूस ने भी सोचा था कि हम 2 दिन में जीत लेंगे? जी नहीं, रूस जानता था ये लड़ाई हमको लंबी लड़ना है। और 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख करोड़ पर डे का खर्चा हो रहा है रूस की सेना पे, सब एमुनेशन वगैरह का खर्चा मिला के। और अभी तक 11 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। रूबल जो रूस की मुद्रा है, $1 पे 108 रुपए, और अभी सुनने में आया कि 118 रुपए तक पहुंच गई है। सारे आर्थिक प्रतिबंध लग चुके हैं। यूक्रेन को कैसे लोग कह रहे हैं संघर्ष कर रहा, ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि जीत रहा है। यहां पे भी विरोधाभास है। अगर रूस की सेना, सॉरी, यूक्रेन में सेना होती तो जेलेंस्की को, आम जनता को राइफल देना पड़ती क्या? आम जनता को राइफल दे दी है। जनता को राइफल तभी दी जाती जब आपके पास सैनिक नहीं होते। हालांकि वो उतने ट्रेन नहीं है, सैनिक जिस तरह से फायरिंग कर सकता है, आम आदमी फायरिंग नहीं कर सकता। दूसरी चीज, आप देख रहे हैं जितना भी बता रहे हैं, तो ये रूस की रणनीति है, युद्ध को लंबा खींचने की उसकी रणनीति है। देखिए वो स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहा है और रूस के जितने भी सैनिक हैं धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, एयर अटैक भी कर रहे हैं, थल सेना भी,
वायुसेना भी और जल सेना भी, तीनों चल रही है। और जैसा कल कहा गया कि वैक्यूम बम जो फादर ऑफ ऑल बम, उसका भी प्रयोग किया। और धीरे 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 हालात ये होते जा रहे हैं, पूरा यूक्रेन जो है खंडहर में बदलता है। एक अमेरिकन समाजशास्त्री हुए हैं रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट, समाजशास्त्र के सारे विद्यार्थी जानते हैं। रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट ने कहा था, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति यानी पावर जो है आपके फोर्स के प्रयोग की योग्यता है, क्वालिटी है आपके, कि आप में कितना बल प्रयोग है, ये आपकी शक्ति की योग्यता है। रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट का कहना था, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसकी वास्तविकता, रियलिटी नहीं है। शक्ति जो है हमारे बल प्रयोग करने की योग्यता है, क्वालिटी है, वास्तविकता नहीं है। और शक्ति का इस्तेमाल व्यक्ति को, राष्ट्र को बेईमानी बना देता है। और यही शक्ति का इस्तेमाल आज विश्व के सभी देशों को बेईमानी बना रहा है। उसमें रूस भी है, अमेरिका भी है, नेटो के अन्य देश हैं, ब्रिटेन है, यूक्रेन भी है। आप सोचिए कि करोड़ों लाख टन बारूद, गोला बारूद इतना गिर चुका है यूक्रेन में। वहां की भूमि बंजर नहीं होगी तो क्या होगी? युद्ध खत्म होने के बाद भी चलिए जेलेंस्की जीत गए, पुतिन वापस हो गए, क्या होगा? वहां पे सारा व्यापार खत्म हो चुका है, वहां के संसाधन समाप्त हो चुके हैं, खेती खत्म हो चुकी है, भूमि बंजर हो चुकी है। आपको भले ही कितना करोड़ों का नेटो दे दे, अमेरिका दे दे, ब्रिटेन दे दे, हंगरी दे दे, जर्मनी दे दे, पोलैंड दे दे, लेकिन उस पैसे को आपको रख के अपने आप को जीवित रखने के लिए, संसाधन जुटाने के लिए आपको कम से कम 15 से 20 साल लगेगा, तब आप फिर से नया यूक्रेन खड़ा कर पाएंगे, वो भी कर्ज के बल पे। और देखिए जिस दिन युद्ध खत्म होगा, ये सारे देश जो हैं ये आपको हथियार बेचना शुरू करेंगे कि आगे के लिए, और यूक्रेन उन हथियारों को कर्ज लेके लेगा। तो आप सोचिए वहां की जनता की क्या हालत होगी। युद्ध में मैंने कहा ना, 3 है, राष्ट्र, सेना और जनता। राष्ट्र का सिर्फ भौगोलिक क्षेत्रफल बदलता है, सेना फिर दोबारा तैयारी करने लगती है, लेकिन जनता सामाजिक संघर्ष करती है। हार की आवृत्ति यहाँ है कि अब ये होगा, जीतेगा कोई नहीं, हारेंगे दोनों, पुतिन भी हारेंगे, जेलेंस्की भी हारेंगे। हाँ, ये है कि कौन कितनी लंबी लीड से हारता है, ये होगा। अब यहाँ पे महंगाई परम हो जाएगी, किल्लत हर चीज की हो जाएगी, लोगों को भूखे मरना पड़ेगा, लोकतंत्र का तो खात्मा ही हो गया है। तो युद्ध जो है, युद्ध कभी भी फायदेमंद नहीं होता, युद्ध में सभी का नुकसान होता है। और सही कहा था रॉबर्ट बेयरस्ट्रीट ने, शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसकी वास्तविकता, रियलिटी नहीं है। और शक्ति का इस्तेमाल ही व्यक्ति को बेईमानी बना देता है। यूक्रेन ने भी नेटो देश की शक्ति के बल पे ये युद्ध लड़ा है। उसने जब बार बार, ये बात भी सही है, रशिया का कहना है कि पूरा सोवियत संघ एक था ना, यूक्रेन भी सोवियत संघ का एक पार्ट बन के अलग टूट के जब 15 राज्य बने हैं, नए 15 राष्ट्र नहीं बने, उसमें यूक्रेन भी बना है। ठीक है, यूरोपियन देश था यूक्रेन, पर था तो सोवियत संघ के साथ ना। तो वो कह रहा था कि अगर आप या नेटो से जुड़ेंगे, अभी तो यूरोपियन यूनियन के सदस्य बन गए हैं वो, तो उसमें यहाँ पे जब आएगा अमेरिका या नेटो देश होंगे, तो रशिया का डर बिल्कुल सही था कि सिर्फ एक एटॉमिक मिसाइल यहाँ से चलेगी, मात्र 2 मिनट में मॉस्को में वो ढेर कर देगी। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए कर रहा था, वो कह रहा था आप नेटो में मत जाइए, साथ में रहेंगे। अब देखिए यूक्रेन में भी एक स्ट्रेटजी है। पूरे यूरोप के नक्शे को देखें तो पूर्वी यूक्रेन, यूरोप के बाद वाला सटा हुआ यूक्रेन, तो यूक्रेन का जो पूर्वी हिस्सा है और यूक्रेन का जो दक्षिणी हिस्सा, इसमें रशियन ज्यादा है। ये सब एक ही हैं, परिवार के लोग हैं, सब हैं। तो देखिए रशिया ने पूर्वी और दक्षिण यूक्रेन पे ज्यादा हमला नहीं किया, पश्चिमी में करा है। और धीरे 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 स्ट्रेटजी वाइज रशिया, पुतिन बहुत ही योग कुशल नेतृत्व वाले हैं। धीरे धीरे उनको मालूम था जितना लंबा युद्ध हम करेंगे उतना ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन आप देखिए स्टेप बाय स्टेप वो यूक्रेन को ध्वस्त कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। यानी ये हालात होंगे युद्ध समाप्ति के बाद भी, यूक्रेन को उठने में 15 से 25 साल लगेंगे। और किस जल्लत जलालत में, किस कंगाली में, किस किल्लत के साथ रहेगा, वहां पे लोकतंत्र का पूरी तरह से खात्मा हो गया। महंगाई इतनी बढ़ जाएगी कि उसको
उठना ही दूभर हो जाएगा। बहुत से लोगों के रोजगार चले गए, नौकरी नहीं मिलेगी, खेती नहीं मिलेगी, दूसरे देशों को पलायन करेंगे, वहाँ से वापस जाएंगे और उनकी जो इकोनॉमी है, मेडिकल कॉलेज जो हमारे यहाँ के करीब 20,000 छात्र फंसे हैं, तो मेडिकल कॉलेज स्टार्ट हो पाएंगे क्या? और मेडिकल कॉलेज अगर स्टार्ट होंगे, ये छात्र जो पढ़ने जाएंगे अपनी डिग्री पूरी करने के लिए, तो उनको उसी फीस में होगा, उनको 4 गुना अधिक फीस देना पड़ेगी, क्योंकि उनकी पूरी तरह से इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है। तो रूस ने आर्थिक आधार पे खत्म करा है। हालांकि जीतेगा रूस भी, मैंने कहा ना, जीतेगा कोई नहीं, हारेंगे दोनों, लेकिन हार की आवृत्ति, हार की फ्रीक्वेंसी किसकी कितनी अधिक होगी, ये आप तय करा जाएगा। रूस की हार की फ्रीक्वेंसी अधिक है कि यूक्रेन की। इसलिए हालांकि लोग कह रहे थे, और रूस का भी ये था कि हम युद्ध करेंगे। जेलेंस्की जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं, वो तत्काल माफी मांग लेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं किए। वो नेटो देश के जाल में, अमेरिका, ब्रिटेन, ये नेटो के जो 30 राष्ट्र हैं, इनके जाल में ऐसे ज्यादा जेलेंस्की फंस गए हैं कि अब वो वापस भी नहीं हो पा रहे हैं और पुतिन से लड़ भी नहीं पा रहे हैं। अब आप सोचिए, बियर फैक्ट्री में बियर की बोतल में पेट्रोल डाल के कहाँ तक लेंगे आप? एम्यूनिशन आएंगे, आप जनता को दे रहे हैं, जनता ट्रेन नहीं है, सिविलियंस नहीं लड़ सकते। आपको बंदूक दे दी जाए, AK-47 दे दी जाए, तो आप लड़ पाएंगे क्या? बंदूक का झटका जो मारता है ना, न्यूटन लॉ, हर क्रिया की विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आम सिविलियन नहीं लड़ सकता। ठीक है, आपने दे दिया है, पेट्रोल दे रहे हैं, अब फोटो वही दिखा रहे हैं ना। अब सोचिए, एक बड़े टैंक के सामने उसको कैसे रोक रहे हैं, पर रशियन भी उनको भी मार नहीं रहे। और सिविलियंस, देखिए, युद्ध में सब चीज जायज है, आप कर रहे हैं, वो धीरे धीरे सबको, उनने आपके पानी के रास्ते बंद कर दिए हैं, पानी की किल्लत होने लगी है यूक्रेन में, पेट्रोल खत्म हो रहा है, यूक्रेन के टावर, टीवी टावर बंद हो गए हैं, सब जगह रिहायशी इलाकों में भी करके इतना ज्यादा कर दिया है कि एक अंदाज के हिसाब से अभी तक कहा जा रहा है कम से कम 10 लाख से अधिक यूक्रेनी लोग पोलैंड और दूसरे देशों में चले गए, और जो बचे भी हैं वो भी धीरे धीरे पलायन कर रहे हैं। तो ये है युद्ध का समाचार। रॉबर्ट बियरस्टेट ने सही कहा था, शक्ति का इस्तेमाल व्यक्ति को बेईमानी बना देता है। युद्ध में 3 चीज हैं, राज्य या राष्ट्र का भौगोलिक क्षेत्रफल बदलता है, उसकी निर्धारक शक्तियां बदलती हैं, उसमें राज करने वाले बदलते हैं, सेनाध्यक्ष सरकारें बदलती हैं। सेना नई सरकार के हुक्म से चलती है, फिर से अपने आप को रिवाइव कर लेती है, लेकिन जनता जो एक बार धराशायी हो जाती, जनता फिर नहीं उठ पाती। इसलिए हमें ये प्रार्थना करना चाहिए दोनों देशों से, दोनों मुल्कों से, अपने स्वार्थ को, अपनी शक्ति को रोकें और जल्द से जल्द युद्ध विराम करें, क्योंकि युद्ध में किसी का भी फायदा नहीं, कोई भी नहीं जीतेगा। आज के लिए